प्रणाम अनुश्री। अनुश्री, संबंधों पे आपने बहुत कुछ हम लोगों को समझाया है, लेकिन आजकल जो संबंध हो रहे हैं या वैवाहिक संबंध देखें या जो पार्टनर सब बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनमें जो बिखराव आ रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, उससे काफ़ी युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ गए हैं या सुसाइड करने की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये ब्रेकअप है क्या? देखिए, ब्रेकअप के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कई तल हो सकते हैं। हमें सारे तलों को देख लेना चाहिए। सामाजिक तो यही है कि लोगों के अंदर समझदारी का अभाव है, हुँ, एक दूसरे को न समझ पाने की स्थितियां हैं, तो वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जल्दी ही टूटते हैं, अलग होते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम कम है, सेल्फ लव कम है, ग्राउंडेडनेस, रूटेडनेस कम है। तो वो जब रूटेड और ग्राउंडेड स्वयं में ही नहीं है, तो किसी दूसरे के साथ भी फिर वो हो नहीं पाते। और उनकी तलाश है खुशी की, जो कि उनके लिए एक इल्यूजन बनी रहती है। तो उनको लगता है यहाँ मिल जाए, चाहे वहाँ मिल जाए। आध्यात्मिक धरातल से हम देखेंगे तो हम उसको, इस ब्रेकअप को, संबंधों के बिखरने को ऐसे देखेंगे कि ये परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। परिपक्वता की प्रक्रिया है। इंसान गिरकर सीखेगा, हुँ, गलतियां करके सीखेगा। जैसे बच्चा कई बार गिरता है और फिर चलना सीख लेता है, इसी तरह से ये भी होगा कि संबंधों में जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, और साथ ही साथ अगर वो अपनी सचेतनता को, अपने ध्यान को भी विकसित कर रहा है, तो ज़्यादा जल्दी गहराई में जाएगा। अपने ध्यान और गहराइयों को विकसित नहीं कर रहा है, उथला-उथला है, सतह पर है, तो मुश्किलें उसके लिए बनी रहेंगी। ब्रेकअप जो टर्म है, अक्सर हम संबंधों में देते हैं कि मेरा कोई अपना, हम जिसको मानते थे, उसका चले जाना ब्रेकअप होता है। लेकिन हाँ, क्या ब्रेकअप यही है या ब्रेकअप के तो तमाम तल हम कह सकते हैं, जैसे हमने पहले भी कही। आमतौर से तो देखिए, ब्रेकअप शब्द का हम इस्तेमाल स्त्री-पुरुष के बीच में ही कर रहे हैं। हुँ, बाकी संबंधों में ब्रेकअप शब्द का इस्तेमाल कम होता है, हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, काइंड ऑफ ब्रेकअप वो भी होता है। तो स्त्री-पुरुष संबंधों की उलझन और गुत्थी भी सबसे ज़्यादा है एक्चुअल। हुँ, हुँ। उनकी जो मानसिक और भावनात्मक विपरीतताएँ हैं, वही व्यक्ति को उलझा कर रखती हैं, और वो तलाश जो है व्यक्ति की, वो उसको भ्रमित करती है। तो ब्रेकअप वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यूँ तो किसी भी संबंध के बिखरने और टूटने को एक ब्रेक कह सकते हैं हुँ, कि हुँ। चीज़ टूट गई। अक्सर अनसली ब्रेकअप टर्म वहाँ लोग यूज़ करते हैं जहाँ किसी से एक प्रेम संबंध हुआ है हुँ, और अलग होने को एक ब्रेकअप हो गया है। ऑब्वियसली ज़्यादातर तो वही है। लड़के-लड़कियों में समस्या है, एडोलेसेंट में है, टीनेज से लेके, और जो एक एडल्टहुड के उस पर हैं, और फिर किसी भी मुकाम पर, ख़ास तौर से ये टर्म कॉलेज लाइफ़ में सबसे ज़्यादा सुनने में आता है, फला का फला से ब्रेकअप हो गया उनका उससे। क्योंकि वहाँ जल्दी-जल्दी जुड़ने की कोशिशें हैं, और परिपक्वता होती नहीं है, तो चीज़ें बिखरती चली जाती हैं। जो जुड़ाव आजकल संबंधों में हो रहा है, तो देखा जाए तो कहीं न कहीं मीडिया भी तो इसका ज़िम्मेदार बहुत है ना कि मूवीज़ में या हम कहीं भी देखते हैं लोग आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत जल्दी कोई इस तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ब्रेकअप कई लोग चाहते हैं कि हाँ, ब्रेकअप हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो अलग हो गया, फिर एक हाँ, सिम्पैथी भी पा रहा है, एम्पैथी भी गेन कर रहा है। वो भी कर रहा है और बढ़ावा भी दिया जाता है। अब जैसे घर परिवार में भी आजकल ऐसा हो गया है, विवाहों में भी जैसी घटनाएँ ज़्यादा घटने लगी हैं। तो इसमें भी देखा जाए, माता-पिता का और परिवार के अन्य सदस्यों का आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप भी ज़िम्मेदार है। कैसे? बात-बात पर प्रोत्साहित इस बात के लिए करते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कि चिंता कोई बात नहीं है, छोड़ देना, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना। संबंध तो थोड़ा एडजस्टमेंट होगा। हम किसी के साथ जब भी चलना तय करते हैं, तो एक बात तो तय हो गई कि हम एक साथ चलने का हमने समझौता किया है। हुँ। कदम मिलाएँगे, किसी की चाल तेज़ होगी, किसी की धीमी होगी, इतना तो मान के चलना ही पड़ेगा। तो संबंधों में ये तो नहीं कह सकते हम तो ऐसे ही चलते हैं। तुम चल पाओ तो चलो, नहीं चलो तो ब्रेकअप। हुँ।
और बात बात पर झगड़ा और उत्तेजना को फैला देना, उसको ब्लॉट कर देना उचित नहीं है। पहचान लेना कि कोई चीज़ क्रॉनिकल हो रही है, कोई चीज़ डिजीज़्ड हो रही है, तब हम उधर बढ़ें। परिवार वालों का हस्तक्षेप का तो ज़रा-सी बात पे, सुबह लग झगड़ा हुआ, आजकल तो मीडिया ओपन ही हो गया, तुरंत मैसेज, तुरंत वीडियो कॉल, ठीक है देख लेना, चिंता मत करना, तुम डरना नहीं। तो शाम तक झगड़ा और बढ़ गया। लेकिन अगर यहीं पर छोड़ दिया जाए, लोगों को अपने ऊपर डाल दिया जाए, वो तब तक सोचें, समझें, अपने मन से विचारें, तो हो सकता है स्थिति सुधर जाए। अब जैसे एक मूवी आई थी कोई, तो उसमें यूँ तो बात गलत है कि किसी को किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो मैं भी सहमत हूँ। तो एक थप्पड़ पर पूरा संबंध बिखरता है और जो लड़का है वो बार-बार माफ़ी माँगने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लड़की इतना थप्पड़ पर उत्तेजित है कि माफ़ी हो ही नहीं सकती, थप्पड़ की माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन वो भी अतिरेक में गई बातें मुझे लगती हैं, जब मूवी मैंने देखी तब भी मुझे लगा कि कभी-कभी माफ़ी हो सकती है, हुँ, कभी-कभी इंसान से गलती हो सकती है, उसको मौका दिया जा सकता है, हमको परिस्थिति देख लेनी पड़ती है। कभी-कभी परिस्थिति बड़ी विकट और व्यापक हो सकती है, तब नहीं गुंजाइश है। तो देखिए हेल्दी तो यही है कि किसी को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक दूसरे के फिजिकल मेंटल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। लेकिन तमाम कंडीशनिंग है व्यक्ति की और गलती हुई उससे। तो वहाँ पर बैठकर बात करके बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती। इसके उलट एक रिलेशनशिप होती है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते और उसको खींचे रहते हैं। जबकि वो ज़्यादा डिजीज़्ड रिलेशनशिप होती है, जो लोग इमोशनली डिजीज़्ड होते हैं। हुँ, जिनके अंदर इमोशनल बैलेंस नहीं होता, वो किसी भी इमोशन में बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। उनके अंदर मोहब्बत उमड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाएँगे, बिल्कुल फूलों की बरसात कर देंगे, ज़मीन पर बिछ जाएँगे, सब कुछ कर देंगे। और वही इमोशनल उनका बैलेंस जब दूसरे साइड में जाएगा, तो वो शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा इन सब पर भी उतर जाएँगे। तो यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो कन्फ्यूज़ रहता है, वो कहता है कि नहीं, गाली-गलौज भी हो जाता है, तो स्त्री-पुरुष कोई भी हो सकता है इसमें, हुँ, मारपीट भी हो जाती है, लेकिन प्यार भी बहुत है। लेकिन ये प्यार बहुत नहीं है, यहाँ पर खतरा है कि यहाँ पर ये मानसिक बीमारी है, ये व्यक्ति संतुलित नहीं है। और मैं जिस चीज़ की पहले बात कर रहा था वो है कि व्यक्ति आम तौर से संतुलित है, आम तौर से वो हाइपर नहीं होता है, किसी परिस्थिति विशेष में कुछ उससे हुआ, तो हम उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? और अगर वहाँ पर स्पेस की गुंजाइश है तो स्पेस दिया भी जा सकता है। अच्छा, जैसे इस पे हम लोग आगे बढ़ें, जैसे आपने परिपक्वता की बात की है, तो मान लीजिए कोई अभी संबंधों में जा ही रहा है, तो उसको क्या पता रहेगा कि हम परिपक्व हैं अब संबंधों में जाने के लिए? वो कैसे जाने? देखिए, ये दुखद स्थिति है अपने समाज की और बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम लोग हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। हुँ, हम लोग कुकिंग से लेकर ड्रेसिंग हर चीज़ की, हुँ, लेकिन रिलेटिंग की तो ट्रेनिंग नहीं है। इसकी ट्रेनिंग होती है? होनी चाहिए, होती अच्छा, नहीं है लेकिन होनी चाहिए। हुँ, उसके पैरामीटर्स हमें विकसित करने चाहिए, हमको उसका कुछ डेवलप करना चाहिए ऐसा सिस्टम कि लोगों को कम से कम बिगिनर्स को एक जानकारी तो दे सके। भई मान लो कोई शादी ही करने जा रहा है, हुँ, तो वो कम से कम एनरोल करके 1 महीने का क्लास ले सकता है जिसमें सारी बातें उसको सुनने समझने को मिल जाएँ। मतलब ये शुरुआत में फ़नी लग सकता है, लेकिन ये मैच्योर या एनलाइटेंड सोसाइटी में अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अब मैच्योरिटी की पहली देखिए निशानी जो मैं समझता हूँ, ऐसे तो बहुत सारा हम लोग इस पे डेवलप कर सकते हैं, पूरा कोर्स ही बना सकते हैं इस पर, कि जो व्यक्ति संवेदनशील है और दूसरे के स्पेस का सम्मान भी करता है, दूसरे की निजता का भी वो सम्मान करना सीख रहा है, तब मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही है। अभी आम तौर से मेजॉरिटी जो होगी व्यक्ति अपने सुख के लिए भाग रहा है, हुँ, अपनी निजता की उसको फ़िक्र है, दूसरे की निजता की कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये अपने सुख की तलाश में भागता हुआ व्यक्ति तो दूसरे के शोषण की तरफ ही जाएगा, उसके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ही जाएगा। हम दूसरे के सुख की तरफ भी जब ध्यान दें कि दूसरा भी सुखी होने के लिए अधिकृत है हुँ, और हम भी सुखी होने के लिए अधिकृत हैं। हम भी जीवंत हैं, हम भी संवेदनशील हैं, दूसरा भी जीवंत है, दूसरा भी संवेदनशील है, तब तो ठीक चलेंगे संबंध।
ये परिपक्वता की पहली निशानी और बड़ा सोपान हो गया। लेकिन आम तौर से देखो व्यक्ति अपने से ही जुड़ा है। हमको क्या अच्छा लगेगा, हुँ, हमको क्या बुरा लगेगा, ये भी तो सोचो, दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, दूसरे को क्या बुरा लगेगा। फिर रिलेशनशिप में केवल इतनी ही बात नहीं होती है, देखिए फिर एक कम्युनिटी रिलेशनशिप होती है। हुँ, अगर कोई स्त्री पुरुष संबंध भी मान लीजिए हो रहा है, विवाह भी हो रहा है, किसी का अफेयर भी हो रहा है, तो मित्र शामिल हैं, परिवार शामिल हैं इसमें। उनके साथ जो रिलेशनशिप का वेब है, वो कैसे प्रभावित होगा, इसकी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब दूसरा हो गया ये। हाँ, ये भी दूसरा पहलू हो गया उसका पायदान का, कि हम किसी की तरफ भागने में, किसी दूसरे परिदृश्य को या दूसरे परिप्रेक्ष्य को जहाँ हम जुड़े हुए थे, हम कहीं उपेक्षित तो नहीं करने लग गए। क्योंकि ऐसा कई बार मैंने भी सुना है कि उसके तरफ लोग बढ़ते हैं, फिर परिवार एक दुश्मन बनने लगता है। क्योंकि उनको अड़चन लगती है, उनको लगता है ये क्यों बीच में आ रहा है, हुँ, हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा है, हमको बस थोड़ा-सा संतुलन साधना है। हुँ, यही चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी दुकान पर कोई मिठाई दिखी, किसी को खाने गया, तो वो पानी भी पीना ध्यान रखता है। वो उसके बाद नमकीन खाने का भी ध्यान रखता है, वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखता है। हुँ, लेकिन वो कहे कि मिठाई खाने में पानी भी बाधा है, ये नमकीन भी बाधा है, ये बिल जो दिया जा रहा है ये भी बाधा है, तो दुकान वाला वहीं बंद करके बर्तन धुलवाएगा कि भई खरीदा था तो पेमेंट तो करोगे। तो बहुत सारी हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं हमारे पास। हम जब परिवार में रह रहे हैं तो उन उत्तरदायित्वों के साथ पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। हुँ। तो उनके साथ ही तो सुंदर खिलावट होगी। सब छोड़ के, तोड़ के तो कोई संबंध नहीं बनने वाला है और वो स्वस्थ रहेगा भी नहीं ज़्यादा दिन। बैलेंस बनाना तो ख़ैर सबसे डिफ़िकल्ट एक टास्क हो जाता है अगर कोई रिलेशनशिप में उसी की आता है। ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी देखिए आजकल तो मैं कहीं देख रहा था तो लोगों ने टर्मिनोलॉजी बड़ी इज़ाद कर ली है रिलेशनशिप की, नैनो रिलेशनशिप। नैनो रिलेशन। नैनो रिलेशनशिप, कि नैनो रिलेशनशिप ये है कहीं घूमने गए, 3-4-5 दिन के लिए कहीं ट्रैवल वेकेशन पे गए, उतने दिन में ही 3-4-5 दिन में हमने किसी से रिलेट किया, संबंध बनाए, जैसे भी हुँ, हुँ। वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कोई भी तल हो सकते हैं। और ती हमको पता है, दोनों को पता है, ये बस ये हमारा जो ट्रैवल पैकेज है बस इतने ही तक है। हुँ, हम यहाँ आए हैं डेस्टिनेशन पे, ये 2-4-5 दिन का है, वो खत्म, उसके बाद हमें ज़्यादा मतलब नहीं। तो नैनो, फिर माइक्रो रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि माइक्रो रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा चलेगा, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी-कभी कॉल और मैसेज भी कर लेंगे। माइक्रो ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे उसको, दोनों पार्टीज़ की अपनी सहमति है। फिर सीज़नल रिलेशनशिप, हुँ। उसको कफ सीज़न रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे जब सर्दियाँ हैं और कफिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो लोग लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो बस वो महीने 2 महीने जब उनके अंदर लोनलीनेस, डिप्रेशन है, तब किसी से उन्होंने संबंध विकसित किए। संबंधों में केवल स्त्री-पुरुष ही नहीं, मित्रता भी करी। हुँ, हुँ। मान लीजिए तुम किसी घर ही आने-जाने लगे, आज तक तुम कभी नहीं जाते थे, फिर दोस्त के यहाँ जाने लगे, शाम को बैठने लगे, चाय पीने लगे। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी का रिलेशनशिप था, सीज़नल कफिंग रिलेशनशिप था। और उसके बाद मौसम ठीक हो गया, हमारी मानवदशा ठीक हो गई, फिर हमें कोई मतलब नहीं। फिर सिचुएशनशिप रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हमें बहुत मतलब नहीं है तुमसे, हुँ, दोनों को एक-दूसरे से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियों का उपयोग कर रहे हैं। ये ज़्यादातर बड़े शहरों में पढ़ने गए लोग, बड़े शहरों में जॉब करने गए लोग, उनको लगता है कि देखो भई हमें आपके साथ बहुत दूर तो चलना नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम रूम शेयर कर सकते हैं, पैसा बचेगा, हुँ, हमारी फिज़िकल इंटिमेसी हो सकती है। फिज़िकल को चलो ना भी तूल आप दीजिए बहुत, तो मेंटल और इमोशनल इंटिमेसी है हुँ। कि बैठ के चलो 4 बात कर लेंगे, पैसा बचा, रूम शेयर हुआ, 4 बातें हुई, आए गए। लेकिन हमारा कोई लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिचुएशनशिप थी, तुम्हारी जॉब लगी, तुम घर वापस लौट गए या कहीं गए, वो सब खत्म हो गया। उसका हमने वो नहीं ढोया। फिर एक टाइप के रिलेशनशिप में सुन रहा था, वो कह रहे थे ये वेटिंग रिलेशनशिप है। वही थे। वेटिंग रिलेशनशिप, कि तुम किसी और को ढूँढ रहे हो, वो किसी और को ढूँढ रहा है
और वेट करने के बीच में 2 लोग मिल गए हैं, तो वो एक दूसरे को डेट करने लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं कि भई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तुम भी ढूँढ रहे हो, हम भी ढूँढ रहे हैं। लेकिन इस वेटिंग पीरियड में तो ये वेटिंग पीरियड रिलेशनशिप हो गई। तो समाज तो इस कहाँ-कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, कौन-कौन से नमूने पैदा हो रहे हैं समाज में, लेकिन ये आजकल नमूनों की और नमूनेपन की बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। अच्छा अनंत जी, जैसे जितने भी टर्म मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, अब तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हुँ, कहीं न कहीं इसको कुछ लोग सही भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या हम रूटेड डीप रूटेड हो सकते हैं इससे? मेरे ख़्याल से ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हुँ, देखिए, चल रहा है तो लोगों की दृष्टि में तो जायज़ है ही है। हुँ, भई जो जहाँ कहीं जो कुछ भी चला रखा है अपने हुँ, जीवन में उसको तो वो तर्कसम्मत और उसके लिहाज से ठीक ही लगता है, वो अपनी जाने। लेकिन संबंध हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दायरा है, संबंध हमको बनाता है, संबंध हमको विकास क्रम में बहुत ऊँचाइयाँ दे सकता है। तो संबंधों को मैं समझता हूँ हमेशा गंभीर, गरिमापूर्ण और ग्राउंडेड होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जो प्रतिध्वनि है वो हमको भी वैसा ही बनाती चली जाएगी। उथले संबंध हमको उथला बनाते चले जाएँगे, मतलबी संबंध हमको मतलबी बनाते चले जाएँगे, सेल्फिश संबंध हमको सेल्फिश बनाते चले जाएँगे। शॉर्ट टर्म और जितनी हमने हुँ, टर्मिनोलॉजी की बात हुँ, कर रहे हैं, हम उसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी बड़ी शॉर्ट टर्म होती चली जाएगी। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होगी, शॉर्ट टर्म पीस होगी, शॉर्ट टर्म सब कुछ शॉर्ट टर्म होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वैक्यूम, डिप्रेशन, डिज़ास्टर वो सब होगा। तो रिलेशनशिप का तो सारा जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे अपने ऊपर ही लौट कर आ रहा हुँ, है। हुँ। तो इसलिए उसमें ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और संबंध कम हो इंसान के जीवन में, लेकिन जो हो अच्छे हों, मित्रता हो, अच्छी हो, प्रेम संबंध हो, अच्छे जो भी हो, गहरा और गंभीर हो। मान लीजिए 2 लोग आपस में संबंध में हैं, चाहे वैवाहिक हों, चाहे फ्रेंड्स में हों, चाहे परिवार में हों। हुँ, एक टाइम तक ऐसा लगता है कि जब म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तब तक वो लोग बड़ा प्रेम दिखाते हैं। लेकिन बाद में जब एक उसकी वाली नहीं होती है या इधर के पक्ष वाली नहीं होती है, तो एक फिर ब्रेकअप की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो उस फ़ेज़ में जाके आदमी कैसे पहचाने कि इसको अब खींचना है, मैच्योरिटी से उसको सँभालें कैसे? या फिर जो आप बोलते हैं कॉन्सियसनेस के साथ हमें अलग हो जाना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए? देखिए विडंबना ये है कि हमने संबंधों का बहुत बड़ा दायरा तो सेल्फिश मोटिव्स पर ही खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा दायरा। हुँ, हमने समाज में तो तथाकथित विवाह की परंपरा बनाई, वो भी सेल्फिश मोटिव्स पर ही खड़ी। विवाह भी एक तरह का करियर पैकेज है। हुँ, हम उसमें करियर तलाश रहे हैं, हम अपना स्टेटस तलाश रहे हैं, हम उसमें अपनी एम्बिशन तलाश रहे हैं। संबंधों के आधार में तो ये सब नहीं है। हुँ, तो यहाँ पर फिर टकराव और बिखराव के तो सारे जो गुंजाइश है वो बनी ही हुई है। अब अगर हम संबंधों का जो प्रारंभ है, उसको ही परिपक्व बनाने की तरफ बढ़ें। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में इवोल्यूशनरी एक प्रोसेस जो हुँ, टर्म दिया था, उसके हुँ। हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो? उसके हिसाब से देखिए बीच में वो बदल जाएँ, हुँ, बीच में कॉन्शियस हो जाएँ, सचेतन हो जाएँ तब तो ठीक है। हुँ, वो ज़रूरी होता है कि इंसान बीच में बदले। अब जैसे मैं अनंत का और मेरे साथ मित्रों के चलने का उदाहरण बताऊँ। मेरे पास सारे मित्र अपने आत्मावलोकन के लिए, अपने स्व तक पहुँचने के लिए ही नहीं आते हैं। हुँ, वो अपनी जीवन की जो वास्तविक संभावना है, उस तक पहुँचने के लिए ही नहीं आते। हुँ, तमाम मित्र अतीत में ऐसे आए जो किसी चमत्कार की खोज में आए या उनके अंदर कोई और एम्बिशन थी, उसके लिए आए कि गुरुजी के साथ जुड़ेंगे, गुरुजी बहुत बड़े हो जाएँगे, तो हम भी बहुत बड़े हो जाएँगे हुँ, या वो चमत्कार कर देंगे। कुछ मित्र थे जिन्होंने इसको ट्रांसेंड कर लिया। हुँ, जब उन्होंने रिलेट किया और देखा कुछ महीनों में साथ में रह के, तो उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर तो, हुँ, हम ये सतही चमत्कारों की खोज यहाँ पर क्यों करें? तो उन्होंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। उन्होंने महत्वाकांक्षाओं को ड्रॉप कर दिया। वो आज तक साथ में चल रहे हैं, बड़ा सुंदर है सब। कई है, तमाम।
चले गए, उनको लगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो चले गए। तो ये अलग-अलग हैं। तो उनकी परिपक्वता कम थी, जो साथ में चल पाए ऐसे में उनकी परिपक्वता अधिक थी। अब जो चमत्कार के तलाश में मेरे पास आया था, चमत्कार उसको नहीं मिला, हुँ, तो वो आज भी कहीं न कहीं चमत्कार की तलाश में ही घूम रहा होगा। हुँ, कहीं भी कूड़ा बाबा, बौड़म बाबा के पास बैठा होगा वो, कहीं कुछ ढूँढ रहा होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ा ही नहीं। उसने आँख खोलकर देखा ही नहीं कि अरे! हम इस चीज़ के लिए आए थे, यहाँ तो कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह से मैन वुमन रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शुरुआत बहुत ही बेसिक से हो सकती है, सेल्फिश मोटिव से हो सकती है, लेकिन अचानक हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि अरे! यहाँ तो और भी खूबसूरतियाँ हैं, हुँ। यहाँ तो और गहरे धरातल हैं। तो हम फिर अपने सतहीपन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो कैसे हम पहुँचे उस गहरे धरातल पे? क्योंकि आप एक बार कह रहे थे कि अगर हम किसी से भी संबंधों में आते हैं तो एक जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो तो एक पूरी बॉक्स आता है। हमने तो एक चीज़ देखा होता है लेकिन वो बॉक्स के साथ आता है। तो उसके साथ कई सारी चीज़ें आती हैं। हुँ, तो हो सकता है जब हम किसी से रिलेट कर रहे हो तो हमने केवल एक फ़ेस देखा हो। लेकिन जब संबंध में उतर जाते हैं तो उसके और फ़ेजेज़ देखने को मिलते हैं। कुछ हमें बेशक, पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते हैं। बेशक, बेशक। हाँ, बिल्कुल। देखिए, वहाँ भी समस्या नहीं है। ये तो देखिए संयोग है, किसी को किसी के सारे फेसेज़ पसंद आ जाएँ। हुँ, तो दुनिया में इसीलिए तो हम कहते हैं भई ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत हुँ, सु सुप्रीम है। लेकिन ऐसा सौभाग्य सबके साथ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर संबंध में हमेशा से कहता आया रहा हूँ कि वो गणित की तरह से और शेयर मार्केट की तरह चलेंगे। 50% से ज़्यादा आपके फ़ेवर में चीज़ें हैं, हुँ, तो आप संबंधों में आगे जाइए। और अगर किसी संबंध में 50 से नीचे स आपकी चीज़ें जा रही, तो आपके लिए फिर खतरे की घंटी है, वो आपके लिए रेड फ्लैग है कि इसमें आप क्या करेंगे, रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे। लेकिन 50 प्लस फिर धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी, मैच्योरिटी के साथ और चीज़ें ऐड होती जाएँगी। जैसे शेयर भी हम परचेज़ करते-करते पूरी कंपनी ओन कर लेते हैं। कोई 40 था, अभी 50 कर लिया, फिर 60 कर लिया, फिर एक दिन हमने कंपनी ओन कर ली। तो रिलेशनशिप भी ऐसे शेयर मार्केट जैसा है कि आप अपनी समझदारी से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्टमेंट से और अपने अवेयरनेस के इन्वेस्टमेंट से उसको ओन कर लेते हैं एक दिन धीरे-धीरे करके। तो वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अब यहाँ पर कैसे की बात तो सारे लोग नहीं कर पाएँगे हुँ, और हमको इसकी चिंता भी नहीं करनी है कि सारी दुनिया कर ले। भई जो समझ पाए, जिसके कान पर ये बात प्रभाव डाले, जिसके दिल पर प्रभाव डाले, वो तो आगे बढ़कर कुछ सुधार कर लेगा। दुनिया में देखिए, वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जो सोचते हैं एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, सारे लोग बदल जाएँगे। ऐसा तो होता नहीं। हुँ, समानांतर हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, समानांतर बुरे से बुरी चीज़ें हो रही होती हैं। हम कहें कि हम कानून बना दें, तो कानून बना के भी क्या अंतर ले आएँगे? सारे सख्त से सख्त कानून हैं, बलात्कार के, हत्या के, सबके। लेकिन फिर भी नित्य प्रतिदिन जिसको जो करना है वो अपनी योजना बना रहा है। कोई सूटकेस खरीद रहा है, कोई ड्रम और सीमेंट खरीद रहा है, तो कोई कुछ ख क्योंकि उसको कानून नहीं पता है, उसको भी कानून पता है, उसको भी अंजाम पता है, लेकिन उसकी मानसिक विकृति उसको वहाँ तक ले गई है कि जहाँ पर वो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। तो समानांतर यहाँ सब कुछ चलेगा। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट जाएगा, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ जो सुनेगा उसी पे असर पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन कोई सुनेगा और किसी पे पड़ जाएगा, हम इस उम्मीद से बातें सामने रखें। हुँ, किसी पे, कोई बीच में खड़ा है, संभावना उसको जागी, तो अपने सतहीपन से वो गहरे में उतर जाएगा। कोई संबंधों के उथले पानी में खड़ा था, गहरे पानी में चला जाएगा। तो ऐसे ही देखना पड़ेगा और ये जो बात है ये ज़्यादा व्यावहारिक और प्रैक्टिकल होगी कि हर कोई कर लेगा, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कौन कर लेगा। जो समझ पाएगा, जो संवेदनशीलता को विकसित कर पाएगा, वो कर पाएगा। अभी आपने जैसे बोला कि अंडरस्टैंडिंग की इन्वेस्टमेंट, अवेयरनेस की इन्वेस्टमेंट, हुँ। तो जो 50% हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे? और दूसरा मेरा पूछना ये है कि क्या ऐसा देखना एक सेल्फिशनेस को नहीं बताएगा कि आप सेल्फिश हो रहे हैं ज़्यादा? सेल्फिशनेस इज़ गुड, सेल्फिशनेस इज़ नेवर बैड। स्वार्थ कभी बुरा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान को विशुद्ध स्वार्थी होना चाहिए। हुँ,
और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक साधक को, एक मेडिटेटर को, एक सत्य के खोजी को तो विशुद्ध स्वार्थी होना चाहिए, तभी तो पहचान पाएगा। पहले स्वार्थ का धरातल उसका क्या होगा? पार्श्विक। हम्म, तो उस पार्श्विक धरातल पर उसको अपनी सिक्योरिटीज, खाना पानी और यही सब नजर आता है। उसे तो ये मिल गया तो बस सब मिल गया हमको। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो वो पार्श्विक से फिर निकलकर मानवीय स्पेक्ट्रम में आएगा। पाशवी भी वही कहेंगे जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन में करता हूँ, पशु। पाश से बना, जो बंधन तमाम संस्कार बद्धताओं ने, कंडीशनिंग ने बांध लिया है, उसको बंधा हुआ है। तो उसके लिए जितना भी सतहीपन है वही उसकी इच्छा है, आकांक्षा है, और उसी की पूर्ति ही उसको अच्छा लगाने वाली है। फिर जैसे ही वो पाशविकता से मानवीयता में आता है, मानवीय स्पेक्ट्रम में आता है, तो मानवीय की बड़ी भारी रेंज है। मनुष्य की रेंज बड़ी भारी है। मनुष्य अब आहार, निद्रा, मैथुन से, फूड, स्लीप, सेक्स से ऊपर उठकर प्रेम, मैत्री, करुणा, इन सब की तलाश में भी जाएगा। सृजनात्मकता, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, थोड़ा और मनुष्य का स्पेक्ट्रम आगे बढ़ेगा। जीवन में अर्थ, जीवन में उद्देश्य, जीवन में खिलावट। अब वो मानवीय स्पेक्ट्रम से दैवीय स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ने लगेगा, डिवाइन जिसको हम कहते हैं, अध्यात्म। तो वो देखेगा कि मेरे जीवन में अब शांति कितनी है, मेरे जीवन में प्रसन्नता, प्रेम, मेरे जीवन में अर्थवत्ता, मेरे जीवन में ये सब क्या है। स्वार्थी चल रहा है अभी भी, क्योंकि देख तो वही रहे ना। तो अब वो स्वार्थ जो है पाशविक से दैवी तक हमको ले जाएगा। स्वार्थ ये उसी को कहते हैं स्व का अर्थ। शब्द तो हमने सुंदर बनाया ना, हमारे स्व में उसी से अर्थ आ रहा है। अब पार्श्विकता में देखिए क्या समस्या है। जब केवल ये आहार, निद्रा और सुरक्षा सब होगी तो झगड़ा होगा, आक्रमण होगा, छीनना होगा, क्योंकि मुझे लगा कहीं मेरी रोटी तो नहीं छीन रहा है, वो मेरी रोटी तो नहीं छीन रहा। सारी मारामारी देखिए ही चल रही। लोग एक दूसरे का गला काट प्रतिस्पर्धा करके आगे जा रहे हैं, तो उनको लगता है वो मेरा हिस्सा शायद छीन के ले जा रहा है। पशुओं में भी यही मारामारी, कहीं जाकर एक बिस्किट का पैकेट फेंक दो बंदरों के बीच में, फिर देखो बंदर कैसे लड़ते हैं। तो शुरुआत तो यहाँ पर हो रही, उसमें हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रिया प्रतिक्रिया सब है। फिर मानवीयता का जब थोड़ा सा भी संस्पर्श होगा तो व्यक्ति संवेदनशील होना शुरू होगा। वो सोचेगा बांट सकते, बांट सकते, मेरे पास ये बिस्किट का पैकेट है, आप भी ले लीजिए। तो अब वो बांटने के सुख को भी जानने लगा। बांटने के सुख को जैसे उसने जाना, वो संबंधों के नए धरातल में प्रवेश कर गया, और रियल सेंस में अब संबंध शुरू हो गया। पहले के तल के जितने संबंध हैं वो तो फूड, स्लीप, सेक्स के, पशुओं में भी है। तो पशुओं के संबंध कोई बड़े महान थोड़े ही है, तो इंसानों में भी वैसे ही है। लेकिन इंसान जब बांट सकता है, बांटने की खुशी अनुभव कर सकता है, फिर वो अपने मन में जाता है, मन को तरंगायित अनुभव करता है, वो मैत्री के सुख को जानता है, फिर वो करुणा के सुख को जानता है, वो इन सारे सुखों को जानता है। तो इन सब में सब लोग तो शामिल होते चले जा रहे हैं ना। तो मैत्री अकेले तो होगी नहीं, मैत्री होगी तो लोग शामिल होंगे, करुणा होगी तो लोग शामिल होंगे, प्रसन्नता होगी तो लोग शामिल होंगे। तो अब वो लोगों की तरफ भी वो बिखरता चला जा रहा है। दिया जल अपने अंदर रहा है, लेकिन रोशनी तो दूसरों तक जा रही है। तो संबंध ऐसी ही चीज है कि उसमें दो दिए अपने अपने ढंग से जल रहे हैं, लेकिन रोशनी तो दोनों को घेर रही है ना, धीरे धीरे रोशनी तो दोनों को पकड़ रही। तो जब रोशनी दोनों को पकड़ ले एक दिन, तो वो दैवी संबंध हो गया। स्वार्थी हम अभी भी हैं, क्योंकि अपना दिया बुझाकर हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते। जलाना हमें अपना ही दिया है, लेकिन हम आपके जलते हुए दिए की भी पूरी फिक्र कर रहे हैं। वो संबंध फिर दैवी हो। ये इवोल्यूशन की यात्रा हो। अनिश जी, अभी आपने जैसा बताया है, आपने परिपक्वता की तरफ हम लोग को ले गए हैं, संबंधों में हम कैसे झांक सकते हैं उस पे आपने बताया। अब जो ब्रेकअप होता है, संबंध में हम चले गए हैं, परिपक्वता अभी आई है कि नहीं आई है नहीं पता, लेकिन जो आजकल ब्रेकअप हो रहा है उस पे अगर मैं समझना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए अगर किसी के साथ किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो एक रिजेक्शन की फीलिंग आने लगती है उसके अंदर, एक इग्नोरेंस का भाव उठता है, एक सेल्फ डाउट आने लगता है।
फिर उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको कहीं पे भी लगता है कि मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ? एक हुँ, ईगो पे चोट लगती है। हुँ, तो सबसे पहला काम तो वो करता है, नशे की तरफ जाता है। हुँ, दूसरा, फिर वो जिसके साथ मान लीजिए किसी लड़की के साथ है लव में, फिर एक गैसलाइटनिंग चालू हो जाती है। वो किसी के भी मतलब रिलेशन को देखेगा, एक अब्यूज़िव वर्ड यूज़ करने लगेगा, लड़कियों के प्रति अब्यूज़िव वर्ड यूज़। प्रतिक्रियात्मक हो हुँ। जाता है। तो इन सब के पीछे कारण क्या होता है? इन सब के पीछे देखिए कारण तो वही है कि उसकी सेल्फ एस्टीम जो थी, वो बिखर गई हुँ, और सेल्फ एस्टीम थी भी नहीं इसलिए उसने ब्रेकअप को ज़्यादा अनुभव किया। अन्यथा चाहे वो टीनेजर हों, एडोलेसेंट से लेके एडल्ट सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ब्रेकअप को ऐसे ही देखें जैसे एक बीज टूटता है, तो अंकुर उगता है। तो दिल जब टूटता है तो दिल के अंदर से कोई नया पौधा उगता है। तो अगर दिल के बीज को टूटने ही नहीं दोगे कभी तो उसमें नए अंकुर भी नहीं आएँगे। तो इस पॉसिबिलिटी के साथ देखो कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, किसी से नहीं पटरी पड़ी, तो जीवन में कहीं और पटरी पड़ने की अच्छी संभावना होगी। तो आगे चलो उसको ढो नहीं, लेकिन उसको वो बिखराव की तरह लेता है क्योंकि उसको लगता है शायद मैं बेकार हूँ। हुँ, और इनिशियल जो ये अफेयर्स और लव अफेयर्स होते हैं उसमें ये चीज़ ही बड़ी प्रोमिनेंट भी होती है कि जहाँ पर कोई आकर किसी की तारीफ़ करता है तो उसको अपने वजूद का एहसास होता है, हुँ, हाँ, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट हूँ। वो भी देखा जाए नेगेटिव एलिमेंट ही है कि बजाय कि उसकी अलाइवनेस के एहसास कराने के, हम उसके ईगो को ही बूस्ट कर रहे हैं। उसकी आइडेंटिटी, उसके ईगो फॉर्म को ही बूस्ट कर रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बड़े टैलेंटेड हो, महान हो। फिर जब ब्रेकअप होता है तो वो सब इल्यूज़न बिखरता है। हुँ, उस इल्यूज़न के बिखरने में फिर ये सब प्रतिक्रियाएँ, ये नशा जो कह रहे हो, वो नशा भी आता है, क्योंकि वो अपने को भूलना चाहता है, हुँ। अपने को याद करना तो चाहता नहीं। तो यहाँ पर नशे की तरफ भी जाने वाला माइंडसेट एक बड़ा अजीब होगा, उस पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना चाहिए मैं समझता हूँ और उस पर स्टडीज़ भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति बड़ी आसानी से नशे की तरफ चला जाता है, वो रिलेशनशिप का भी उपयोग नशे की तरह ही कर रहा होता है। रिलेशनशिप का हाँ, उपयोग। उसके लिए रिलेशनशिप भी एक तरह का नशा है, अपने को भूलने का। वो अपने को याद नहीं कर रहा है, वो अपने को भूल रहा है रिलेशनशिप हुँ, के माध्यम से। इसीलिए वो भूल कर सब कुछ भूल जाता है। वो घर-परिवार भूल जाता है, अपनी पढ़ाई, करियर सब भूल जाता है। भूल ही तो जाता है। तो वो फिर नशे में भी अपने को भूल जाता है। तो अपने रिलेशनशिप को कोई नशा मत बनाइए। उसको तो जागृति का एक सोपान, जागृति का एक पथ बनाना चाहिए। हम एक-दूसरे के साथ सुंदर ढंग से आगे विकसित हो सकें। तो ऐसा व्यक्ति नशे में जल्दी जाएगा। और जो ये अब्यूज़िव और ये सब है, ये हो गया रिजेक्शन के बाद एक प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की भावना। हुँ, फिर वो सभी को मतलबी, स्वार्थी और ऐसे देखने लगता है। और इसी में एक नई टर्मिनोलॉजी और आ जाती है। वो रिजेक्ट हो गया, संबंधित कहीं नहीं है, तो वो बन जाता है इंसेल। इंसेल। इनवॉलंटरी सेलिब्रेट। वो रिलेट करना चाहता है, लोगों से संबंधित होना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर एक सेलिब्रेसी थोप दी गई है, हुँ, अवांछित। लोगों को सुनने में लगे क्या ये सब फिजिकल रिलेशन की तरफ मुड़ती हुई बात है? नहीं, लेकिन बहुतायत में तो है भी। हुँ, हुँ, आजकल किशोर और ये सब जो बच्चे हैं उनमें सब चल ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो इंसेल टर्मिनोलॉजी भी है और इंसेल लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। उनके अंदर क्राइम पनपता है, उनके अंदर बहुत सारा प्रतिरोध पनपता है। तो इसमें देखिए इसके अगर अच्छे पहलू की तरफ जाएँ तो माता-पिता को भी पहले मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और जिन परिवारों में मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण, प्रेमपूर्ण संबंध होते हैं, वो बच्चे छोटे हों, बड़े हों कभी भी, वो उतने बिखरते भी नहीं, उतने नशे की तरफ भी नहीं जाते क्योंकि उनकी जो देखा जाए जीवन में जीने की पात्रता थी या उनका पात्र था, वो मजबूत हो गया है। हुँ, वो टूटता नहीं आसानी से है। लेकिन जिनके परिवार में भी संबंध खराब होते हैं, पता चलता है माता-पिता भी स्वयं नशे के शिकार हैं, पता चलता है माता-पिता भी स्वयं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके आपस के संबंध नहीं अच्छे हैं। तो ऐसे बच्चे जब जाते हैं तो वो ज़्यादा बिखरते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकअप भी नहीं है, हुँ, पारिवारिक बैकअप भी नहीं है।
तो सारे माता-पिता को भी सोचना चाहिए, बच्चों को जब दुनिया में लाइए, तो उतने ज़िम्मेदार हो जाइए कि उनके साथ निभा पाइए। तो वो वातावरण होगा, तो फिर ये बिखराव वगैरह कम होगा। रहा सवाल नशे में लौट जाने का, तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। लोग कहेंगे कि आजकल तो कल्चर में है, 2 पेग पी लेते हैं। परिवार में भी बड़े आराम से डाइनिंग टेबल पर बोतल रखी है, 2 पेग। कह रहा हम तो कल्चर्ड लोग हैं, 2 पेग। लेकिन 2 पेग पे रुकता कौन है? जब वक़्त पड़ेगा, तो फ़िल्मों में भी देखा ना, सीधे बोतल उठा के पीना शुरू करता है व्यक्ति। क्योंकि उसको पता है ना ये चीज़ क्या है। हर व्यक्ति को पता है ये जो पदार्थ रखा है, ये इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे के लिए। तो उसके साथ ऐसा दैवीय बर्ताव थोड़ा ही चल रहा है कि हम बस हाथ जोड़ के 2 पैक पी के बस चुपचाप बैठ जाते। ज़्यादा पियक्कड़ों से पूछो तो कहें नहीं, नहीं, हम पार्टी में ले लेते हैं थोड़ा। क्यों ले लेते हो? क्या है? मतलब कोई अमृत है, ले लेते हो। ये कल्चर बंद हो जाना चाहिए। नशे का कल्चर सबसे यूज़लेस कल्चर है देखा जाए। कुछ मिलता नहीं, मेडिकली प्रूव हो चुकी हैं चीज़ें कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में शरीर को नुकसान ही करता है, किसी भी मात्रा में आप ले रहे हैं। तो जब नुकसान ही करता है तो उस रास्ते को बंद ही कर दीजिए। तो अगर घर परिवार में ये प्रचलन है ही नहीं, तो बच्चा भी क्या करेगा? ढूँढ ही नहीं पाएगा। अब तुम्हारे घर में सिगरेट की डिब्बी नहीं है, शराब की बोतल नहीं, तो बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी बीच हो सकता है वो पकड़ा जाए, उसी बीच हो सकता है समझाने का मौका मिल जाए। लेकिन घर परिवार में तो रखी है, आपने फैशन में बार बना रखा है। सुबह उठे आप तो पता चला 2 बोतल गायब है आपकी और बच्चा भी साथ में गायब। तो ये जो कल्चर है ना, ये भी तो नुकसान दे रहा है, क्योंकि बच्चा सीख भी तो वही सब कुछ रहा है, लोग सीख भी वही रहे हैं। तो अभी क्या है ना, नशा नहीं बनाना है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अध्यात्म का भी आजकल लोग नशे की तरह उपयोग कर रहे हैं। नशा वही जो ईगो आइडेंटिटी को बूस्ट करे। मैं बहुत बड़ा मेडिटेटर हूँ, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। अपने नॉलेज को भी आप नशे की तरह यूज़ कर सकते हैं, बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल हूँ। आप अपने फैशन को भी नशे की तरह उपयोग कर सकते हैं। आप हर चीज़ को नशे की तरह उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी ईगो आइडेंटिटी को बूस्ट करती, बढ़ाती है। प्रेम ही एक घटना वो है, जो इंसान की ईगो आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देती है, उसकी रियल आइडेंटिटी में ले आती है। और संबंधों में वही तो तलाश रहा है व्यक्ति। तो ब्रेकअप से वो बाहर आए कैसे? ब्रेकअप से बाहर आने के लिए यही सब वातावरण बनाना पड़ेगा, उसको कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे सुनने समझने के। और माँ-बाप को ये आनंद श्री का पॉडकास्ट सेव करके रखना चाहिए कि बच्चों को सुनाए, और भी तमाम चीज़ें सुनाए, तो वो सुन लेगा। तो कभी कुछ बिजली कौन जाएगी उसके अंदर। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, अच्छा साहित्य पढ़वाने की आदत डालिए, और ये सब आदतें डालिए जीवन में। अभी क्या है ना, आदतें ऐसी पड़ गई हैं, लोग ज्ञान केवल व्हाट्सएप से लेते हैं, सारा ज्ञान उनका इंस्टा की रील से होता है। तो ना अच्छी पुस्तकों का जीवन में समावेश है, ना अच्छे लोगों का समावेश है, तो वो उनके पास पकड़ने के लिए कोई ज़मीन नहीं होती, वो क्या पकड़ें? हुँ, हुँ। तो ये वातावरण अगर थोड़ा बनेगा जहाँ पर उनके पास आश्रय लेने के लिए कुछ होगा, कोई विचार होगा, कोई फ़िलॉसफ़ी होगी, कोई मेंटर होगा, तो फिर बच पाएँगे, नहीं होगा, नहीं बच पाएँगे। एक कॉलेज टाइम में था मैं, तो एक कुछ सीनियर्स थे, एक लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कि जो पहला प्यार होता है उसको कोई भूल नहीं सकता है, और अगर दूसरी बार किसी से प्यार हो जाता है, तो वो जब भी पहला प्यार उसका सामने आ गया गलती से, तो वो फिर से वहीं डूब जाता है। तो क्या ये सच है ऐसा? ये बिल्कुल सच नहीं। लोगों को तो कितने प्यार हो जाते हैं, किसको पहला याद है? किसी को याद नहीं है। पहला प्यार तो एक तरह का केमिकल लोचा ही होता है। मेरा नाम जोकर मूवी देखी होगी, तो उसमें पहला प्यार वो बच्चा होता है ना, उसको अपनी टीचर से हो जाता है। हुँ, तो अक्सर पहला प्यार का जो इन्फैचुएशन होता है, वो ऐसे ही अपने किसी आस-पास का टीचर, आस-पास के लोग, उन्हीं पे हो जाता है। लेकिन वो कहाँ टिकता है और कहाँ याद रहता है? किसी को याद नहीं रहता। क्योंकि
शुरुआत में जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके भीतर के हार्मोनल और केमिकल सर्ज से लग रहा है। फिर जब हार्मोनल और केमिकल बैलेंस आएगा तो कुछ और अच्छा लगेगा। हुँ, चलता रहता है। अब कुछ लोग ज़िद्दी हो सकते हैं, किसी चीज़ को वो नहीं ही भूलना चाहते हो तो पकड़ के बैठ सकते हैं। अन्यथा समझदार लोग उसको मैच्योरिटी के रास्ते का एक पड़ाव मान लेते हैं। मैच्योरिटी के रास्ते का पड़ाव है, अच्छा है। और फिर यहाँ पर क्या है ना, व्यक्ति-व्यक्ति में इतना वैविध्य है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कभी हो सकता है 12 साल का बच्चा, लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग टीनेज में कह रहा हूँ, 13-14 साल का, 15 साल का। उसके अंदर भी बड़ी गंभीरता और बड़ी शिद्दत हो सकती है, कहीं जुड़ पाने की, कुछ महसूस कर पाने की। कोई 60, 70, 80 का भी हो सकता है, कोई शिद्दत नहीं हो सकती उसके अंदर। हुँ। तो जो बहुत संवेदनशील है और शिद्दत से जुड़ने वाला है, तो हो सकता है उसको तमाम चीज़ें याद भी रह जाएँ और उसके ऊपर उसका प्रभाव भी रह जाए। लेकिन मेजॉरिटी में ये केवल एक विकसित होती हुई धारा है, हुँ, विक बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते-बढ़ते पता चलता है कि वास्तव में जो पहला प्यार है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे पहला अंकुर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फिर तो वृक्ष ही दिखाई देता है ना, हुँ। फिर अंकुर नहीं दिखाई देता। तो पहला प्यार व्यक्ति के ज़हन में उगा वो अंकुर है जो प्यार की तलाश में निकला था। फिर वो वही अंकुर वृक्ष बन गया, तो अब वो अंकुर कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री से ब्रेकअप पे बातचीत की है और उस मैच्योरिटी को भी समझा है जो संबंधों में हमें गहरे ले जा सकता है और ब्रेकअप से कैसे हम उभरे, अनंत श्री ने उस पे भी हमें एक विज़डम दी है। संबंधों में अभी और गहरे धरातल को स्पर्श करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।